आदाब नाजरीन जी, सलाम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। शुरुआत करेंगे सलाम दक्कन की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, कर्नाटक में जारी सियासी संकट खत्म होता नजर नहीं आ रहा। ताज़ा मामला श्री शोला सारंग मठ के दृष्टा का है और सारंग धारा के स्वामी के बयान के बाद अब ये सामने आया है। कलबुर्गी में स्वामी की जानिब से आए इस बयान के बाद सियासी हलके में सनसनी मच गई है। स्वामी ने बीजेपी एमएलए दत्तात्रेय पाटिल रेवूर को कैबिनेट में शामिल करने की मांग करते हुए स्वामी ने कहा है कि अगर एक साल में उन्हें कैबिनेट में जगह नहीं मिली तो वो 10 एमएलए से इस्तीफा दिलवा सकते हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने इलाके की तरक्की को इसकी वजह भी बताई। Democracy people have voice to make their voices heard. They are making their own statements, so it doesn't mean anything. Our Honorable Chief Minister is empowered, and it is his discretion to take the ministers in his panel of cabinet. I think it is his wisdom and freedom to have a choice of ministers, and these things keep happening in society, so we let it go on. Nothing wrong. और ज़्यादा अपडेट के साथ जयपाल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपाल, लग ये रहा है कि कर्नाटक में जो सियासी संकट है वो अभी फिलहाल थमा नहीं है बल्कि और बढ़ा है। जी देखिए, जो फिलहाल कर्नाटक में सरकार है येदियुरप्पा की और उसके अंदर में जो मंत्रियों के पद खाली पड़े हैं, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पद कम है और उनको पाने के लिए जो लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा है। और ऐसे में जिसको जो मौका मिल रहा है उस आधार पे वो अपने सबसे दबाव बनाने की कोशिश करता है। ताजा मामला जो है वो भी वैसे इसी तरह का है कि दत्तात्रेय पाटिल रेवूर का आज जन्मदिन था और उसी समारोह में जो सारंगमट्टी के स्वामी है वो वहाँ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि लगभग एक साल के अंदर में एक पद जरूर क्या कहते हैं दत्तात्रेय पाटिल को मंत्री पद का देना चाहिए, और अगर ऐसा ना हुआ तो मुख्यमंत्री को यह पता होना चाहिए कि सिर्फ उनके कह देने पर से 10 एमएलए इस्तीफा दे सकते हैं। तो एक तरह से ये एक तरह की कहा जा सकता है कि दबाव बनाने की राजनीति है। और जो हालात है उसमें से फिलहाल तो यही स्थिति नजर आती है कि कहीं ना कहीं येदियुरप्पा की सरकार पर लगातार चौतरफा दबाव बनाए जा रहे हैं, क्योंकि मंत्रियों के पद कम है और उम्मीदवार काफी अधिक है। ठीक है जयपाल, ये कब तक चलता रहेगा? देखिए, जब तक ये पद भरे नहीं जाते और येदियुरप्पा पुलिस को इसलिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास लगभग 3 साल का कार्यकाल बाकी है और इस दौरान उनको जरूर ये कोशिश करनी होगी कि उनके जो अपने हैं यानी जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए पूर्व से उनके साथ है और जो नए एमएलए जो कि कांग्रेस में इस्तीफा देते हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट की जीत क्या है, उन सबों को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से संतुष्ट करना पड़ेगा। अगर वो उसको करने में कामयाब हो जाते हैं तो उनकी सरकार चल जाएगी, अगर वो उसमें नाकाम रहते हैं तो इस तरह की उनके हालात उनको झेलने पड़ सकते हैं। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी येदियुरप्पा जो है वो काफी राजनीति के मजे खिलाड़ी हैं और वो जानते हैं कि किस तरह से चीजों को शांत करना है। तो हमें फिलहाल तो देखना पड़ेगा कि वो पूरी स्थिति को किस तरह से सुलझाते हैं और अपनी सरकार को आगे लेकर। जयपाल शर्मा, जिस तरह से हम ये सियासी संकट देख रहे हैं पिछले दिनों से और अभी भी दिखाई ये दे रहा है कि खत्म तो नहीं हो रहा, ऐसे में सवाल एक जरूर ये उठता है क्या इस सरकार को दरअसल सियासतदान चलाएंगे या फिर संत महाराज चलाएंगे? देखिए, कर्नाटक की राजनीति को समझने के लिए ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ की राजनीति पर कहीं न कहीं जो है जो धार्मिक मठ है उनका बहुत ज्यादा प्रभाव है और हमेशा ये होता रहा है। और चुनाव के समय में भी अक्सर देखा जाता है कि नेता किसी भी पार्टी के हों वो चुनाव रैलियों के दौरान जो है लगातार मठों के चक्कर भी लगाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हर एक मठ को फॉलो करने के लिए संख्या में लोग जाते हैं और मठ के स्वामी की बात सुनते भी हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जहाँ की एक मंच के ऊपर में खुद येदियुरप्पा मौजूद थे, तो उनके ठीक सामने में ही एक स्वामी ने उनको इस तरह से ये कहा था कि वो उनकी बात को मान ले। तो इस तरह की जो द्वार की राजनीति बनती है और एक तरह से जो इस मठ के स्वामी होते हैं वो अपना प्रभाव भी इस तरह के वक्तव्य को देकर के बनाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं और राजनीति उनको किसी तरह से नाराज करना नहीं चाहते। हालांकि अब उनके रास्ते किस तरह से निकाले जाते हैं यही राजनीतिक खेल है और यही किसी राजनेता की कुशलता है। ठीक है, देखना होगा कि येदियुरप्पा पूरे हालात को किस तरह से निपटते हैं। जयपाल शर्मा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कहा जा सकता है कि जो मठ और सियासतदान हैं उनकी जो टकराव है वो एक बार फिर से दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्वामी ने सीधे तौर पर ये धमकी दी है कि अगर उनको कैबिनेट में जगह नहीं दी गई तो वो 10 एमएलए का इस्तीफा दिलवाने की ताकत रखते हैं।
आगे बढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला चंद्रबाबू नायडू के दौरे को लेकर टीडीपी वफ्द ने गवर्नर से मुलाकात की है। जगनमोहन रेड्डी हुकूमत के शिकायत को लेकर गवर्नर के पास पहुंची टीडीपी लीडरान ने साबिक सीएम के दौरों पर रोक की बात कही है। इस दौरान टीडीपी लीडरान ने पुलिस पर तफरीक की कार्रवाई बताई और वफ्द में शामिल लीडरान ने गवर्नर से मुदाखलत की अपील की है। Day before yesterday, the government of Andhra Pradesh have miserably failed in maintaining law and order at Visakhapatnam during the visit of Telugu Desam Party Supremo and the state's opposition leader Mr. Chandrababu Naidu. Prior to his visit, he has applied to police and obtained permissions from both Visakhapatnam and Vizianagaram districts. As per their permission, basing on their direction, he has come down to airport Visakhapatnam. While coming out, some of this YCP group, at the behest of the honorable ministers Bossa Satyanarayana and Avanti Srinivas, they have come all of a sudden and they have obstructed his way at airport Visakhapatnam. This is absurd. The police, day before yesterday, Mr. Avanti Srinivas and Bossa Satyanarayana, honorable ministers, they gave a call to obstruct the visit of Chandrababu Naidu, not to allow Mr. Chandrababu Naidu to step into Visakhapatnam and Vizianagaram districts. What police have to do? What the government has to do? हैदराबाद में अलग अलग किस्म के माजूरों के ग्रुप ने मार्च निकाला है। अवामी बेदारी के नाम से मुनाकिद इस मार्च में मुतासिरों ने अपनी परेशानियां गिनवाई। सालों अपने घरों में कैद रहने वाले इन माजूरों ने हुकूमत से भी उनके हक में किए वादे निभाने की अपील की है। अपने दर्द का इजहार करते हुए मुजाहिरीन ने खुद को एक बोझ बताया। इस दौरान बड़ी तादाद में मुतासिरों ने लोगों से भी अपने दर्द का इजहार किया। ये हमारा ऐसा मसला डिस्टर्ब लोग बहुत लोग हैं, उन लोगों को अवेयरनेस करने के वास्ते, उन लोग बाहर निकालने वास्ते हम लोग ये आज इधर नामपल्ली पब्लिक गार्डन से एक रैली से जा रहे हैं हम लोग। ये इसका उद्देश्य क्या है बोले तो हमारे ऐसे लोग घर में असल बाहर का जीवन कैसा नहीं मालूम उनको, वैसे लोगों को बाहर आना, अपन को गवर्नमेंट क्या दे रहे, अपन का आप गवर्नमेंट दे सो वो बेनिफिट हमको यूज नहीं हो रहा है। अब हमको 2016 एक्ट है, डिजेबल एक्ट, वो क्या बोल रहे बोले तो हमारे ऐसे लोगों को अधिक मदद देना बोल के है, उसमें वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। वो गवर्नमेंट को हम लोग रिक्वेस्ट क्या कर रहे बोले तो हमारे ऐसे लोगों बहुत लोग असल जीना बोलते बहुत मुश्किल है। माँ बाप लोग बुढ़े हो जा रहे, हम लोग सेवा करने वाले नहीं है। Today we are planning a rally from Public Garden, Nampalli to Ravindra Bharati regarding muscular dystrophy awareness. This program is regarding on muscular dystrophy awareness. Actually, we are from Telangana. In Telangana, we are muscular dystrophy patients are 3,500 members are there. Sir, this disease is depends on parents, and without support we cannot live. Our organs and body, liver and all the organs are deteriorating every day, day by day. So we are, and also people have no knowledge about muscular dystrophy, like typhoid, Masucci, polio. Like we are trying to awareness the people, and we are asking all the people are what we want, what is our position, what we want, and please implement our act, 2016 act. In that act, it has caretaker also available. So. आंध्र प्रदेश में नाबालिग के साथ रेप के मुलजिम को 24 घंटे में गिरफ्तार करने की जमकर तारीफ हो रही है। इस मामले पर मकामी लोगों का कहना है कि अगर पुलिस इतनी तेजी से कार्रवाई करने लगे तो समाज में जारी बुराइयां खत्म हो सकती हैं। इस काम को अंजाम देने वाले एहलकार को जहां पुलिस अफसरान ने एजाज से नवाजा है, इस मौके पर अफसरान ने अपने मातहतों के कारकर्दगी की जमकर तारीफ भी की। सीएए को लेकर जारी मुजाहरे के बीच फसादियों ने दिल्ली का ऐसा दर्द दे दिया जिसका खौफ दूसरी रियासतों में भी महसूस होने लगा है। ऐसे ही हालात से परेशान तेलंगाना के पुलिस कमिश्नर रात के 10 बजे चार मीनार पहुंचकर लोगों से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान अंजनी कुमार ने रियासत में अमन के परचम को बुलंद रखने की अपील सभी से की। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
हिंदुस्तान की कौमी राजधानी के साथ साथ दिल्ली इस मुल्क का दिल भी कही जाती है। कहा जाता है कि इसकी हर धड़कन का एहसास किसी भी रियासत का रहने वाला हिंदुस्तानी महसूस करता है। ऐसा ही एक नजारा हैदराबाद के चार मीनार के पास उस वक्त देखने को मिला जब एकाएक वहां पुलिस कमिश्नर पहुंचकर लोगों से बात करने लगे। इस दौरान उन्होंने नौजवान बच्चों को सोशल मीडिया पर चल रही बुराइयों से भी खबरदार किया। कुछ नए बच्चे को मैंने कुछ सवाल पूछा यहाँ से कि आप सोशल मीडिया देखते हो क्या, फेसबुक, ट्विटर? तो सभी ने कुछ ने कहा हाँ जरूर देखता हूँ। तो मुझे वही लगा कि बहुत कुछ सोशल मीडिया पे जो लोग देखते हैं वो हकीकत नहीं रहता है। आजकल कंप्यूटर के टेक्नोलॉजी के तहत कट एंड पेस्ट में कुछ कहीं के चीज को कहीं से जोड़ा जा सकता है। किसी के चेहरे पर किसी की आवाज दी जा सकती है। जो अल्फाज हमारे जुबान से कभी निकले नहीं वो भी उसमें दिखाया जा सकता है। तो ये तो एक तरह से फरेब हुआ। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस तरह के फरेब से बचें। मुल्क में नफरत का जहर घोल रहे लोगों से मोहतात रहने की अपील करते हुए अंजनी कुमार से अच्छे बुरे में फर्क समझाने को कहा। उन्होंने ऐसे लोगों की निशानदेही करने पर भी जोर दिया जो समाज के आपसी भाईचारे को तबाह करने पर तुले हुए हैं। अगर दुनिया में अच्छाई है तो थोड़ी बुराई भी है। इसीलिए जो अच्छाई है, जो अच्छे लोग हैं, उनके ऊपर उनकी जिम्मेवारी बहुत ज्यादा है कि वो मिलकर रहें। और इस तरीके के अगर गलत रास्ते पर चलने वाले लोग हैं उनको बेनकाब करें, उनको कंट्रोल में रखें और हम लोग सब मिलकर उनको आगे नहीं आने दें। एकाएक रात 10 बजे तारीखी चार मीनार इलाके का दौरा करने के बाद शहर के पुलिस कमिश्नर ने हिंदुस्तानी सकाफत की याद दिलाई। आपसी भाईचारे और मिली जुली तहजीब पर जोर देते हुए अंजनी कुमार ने तेलंगाना में जारी अमन को कायम रखने की अपील की। दिल्ली तशद्दुद के बाद मुतासिर इलाकों में राहत रसानी का काम शुरू हो गया है। हुकूमत के साथ ही समाजी तंजीमें भी राहत के काम में लग गई हैं। इसी कड़ी में यूनाइटेड सिख तंजीम से जुड़े कारकुनान मुतासिर इलाकों में राहती पैकेट तकसीम करते दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी को हिंदुस्तानी होने के नज़रिए से देखते हैं और नाम भले ही अलग अलग हों लेकिन सभी भगवान इंसानियत का ही पैगाम देते हैं। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि मिलकर इस मुसीबत का मुकाबला करें। हम सब, हमारी टीम जो है यूनाइटेड सिख्स की ओर से और हमारे गुरुओं का ये मैसेज है कि मानस की जात सब एक को पहचान लो। हर मानस में वो प्रभु है, भगवान है, अल्लाह है, हमारे लिए सब एक हैं। तो सिख कम्युनिटी जो है ये हमेशा आप देखते हैं कि गुरुद्वारों में जहाँ हमारे गुरु साहब ने जो हमें उपदेश दिया है कि मनुष्यता की सेवा, उस सेवा को लेके हमारे लिए सब ये शिव विहार है और इधर चांद बाग, मुस्तफा बाग वगैरह है। तो हम सबके साथ अभी कुछ सेवा करने के लिए आए हैं। कुछ पैकेट बना के लाए थे। हम कुछ ब्रेड खाने के आइटम है, कुछ जो फिलहाल जिनको ज़रूरत है, दूध के पैकेट हैं और कई खाने की कई आइटमें हैं जो एक पैकेट बना के, एक किट बना के बाकायदा, तो वो घरों में भी पहुँचाई है, मस्जिद में भी दी है और ये पीछे मंदिर है, मंदिर में भी दे के आए। तो हमारा यूनाइटेड सिख्स की ओर से ये अपील है अपने देशवासियों को कि प्यार से, मोहब्बत से और सद्भावना से रहें। ये सब करने से हमारे देश का नुकसान है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तमाम तस्वीरें बता रही हैं कि फसादात के दौरान हालात कितने खौफनाक रहे होंगे। फसादात के बाद कई जगह पूरे के पूरे मोहल्ले वीरान हो गए। जिधर भी नजर जा रही है जली हुई गाड़ियां और जले हुए घर दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के दंगा मुतासिर इलाके खजूरी खास की गली नंबर 29 ने 25 फरवरी का वो मंजर देखा जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। इस गली के सभी घरों को आग के हवाले कर दिया गया। घरों का सारा सामान राख में तब्दील हो गया। इस गली से पुलिस ने करीब 200 लोगों को रेस्क्यू किया। अब ये वीरान है। इस मकान में आग लगा दिए। अब ये मकान धो धो के जलने लगा। फिर वो इस तरह से लगाते लगाते पूरे गली में आग लगा दिया। मेरे उधर से आने की हिम्मत नहीं पड़ी कि क्या हो रहा, आने की किसी को भी हिम्मत नहीं पड़ी। जो भी थे 2-4 जो फंसे हुए थे यहाँ पर, उनको दिल्ली पुलिस आकर के रेस्क्यू किए। इन गाड़ी का पेपर जरा, उसमें एक भी कुछ नहीं मिला और जो सामान सब एकदम जल गया। आधार कार्ड, पहचान पत्र सब कुछ जल गया।
दिल्ली के शिव विहार इलाके में फसादात के दौरान सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली। पूरे रास्ते को बंद करके हमला किया गया और सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। कि हम जिस जगह पर खड़े हैं वहां आपको हम एक घर की तरफ दिखाने वाले हैं। अगर हमारे सामने अगर आप एक घर देखें तो यहाँ पर इस घर को बेस की तरह इस्तेमाल किया गया था आसपास के इलाके में हमले करने के लिए। यहाँ पर गुलेल की तरह बाकायदा एक खास डिजाइन की गई थी। यहाँ पर अगर आप देखें तो सामने इसके जरिए दूर तक इस इलाके में पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया जा सके, लोगों के घरों को दूर दूर तक टारगेट किया जा सके, उसकी जो मदद ली गई थी खास इस तरीके के जो गुलेल की डिजाइन की गई है उसके जरिए। दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में जो सबूत मिल रहे हैं उनसे साफ है कि फसादात की स्क्रिप्ट काफी पहले से लिखी जा चुकी थी। दिल्ली में शहरियत तरमीमी कानून की मुखालिफत और हिमायत में 24 फरवरी से तशद्दुद शुरू हुआ था। उसके बाद ये मुसलसल बढ़ता ही गया। इस तशद्दुद में अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फिलहाल सलाम दक्कन में इतना ही।